हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैट बजर एकेडमी अबोर पंजाब। मैं मिथुन इंदौरा आप सभी का स्वागत करता हूं टैट बजर के इस प्रांगण में। साथियों, जैसे कि आपको स्क्रीन के माध्यम से ये जो है ज्ञात हो चुका है कि हम आज जो है 2020 से संबंधित प्रीवियस पेपर जो हमारा 2020 का है उसका हम पार्ट सी करने जा रहे हैं। और ये भी आपको भली भांति आप इस बात से भी परिचित है कि हमने 2020 का जो प्रीवियस पेपर है उसका हमने पार्ट ए और बी कर चुके हैं। साथ ही साथ हमने 2016 17 का भी पेपर हमने हल किया है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम 2020 का पेपर हम जब आज कर रहे हैं पार्ट सी को, उसमें हम भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न देखेंगे और उन पर विश्लेषण होगा। साथ ही साथ कुछ तथ्य होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं वो तथ्य। कई बार ऐसा होता है कि हमसे जो प्रश्न पूछा जाता है आगामी जो परीक्षा होती है उससे संबंधित आगे कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसलिए जो हम 2 या 3 मिनट जो हमारे होते हैं उस प्रश्न के बारे में विश्लेषण करते हैं। साथ ही साथ वो प्रश्न किस प्रकार से आया है और आगे किस प्रकार जो है हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं मास्टर कैडर हिंदी में। तो उसी से संबंधित उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और उसी से संबंधित हम बात करने जा रहे हैं आज हिंदी मास्टर कैडर से संबंधित पार्ट सी 2020 का जो पेपर है। ठीक है, इसी के साथ साथियों, आप हिंदी मास्टर कैडर की अगर हमसे ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो इन नंबरों के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है साइंस मास्टर मिस्टर, ठीक है, और केमिस्ट्री फिजिक्स आदि जो आप इनकी कोचिंग लेना चाहते हैं घर बैठे ही, तो इसके लिए भी आप जो है हमें संपर्क कर सकते हैं, जो कि आप नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पर, इनके माध्यम से। साथ ही साथ साथियों, आपके लिए हम जो है लाइव क्लासें रखेंगे, रिकॉर्डेड क्लासें आपके लिए होंगी। टॉपिक वाइज थ्योरी आपको करवाई जाएगी, साथ साथ टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी करवाई जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही आपको यह भी ज्ञात हो जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, है ना, और किस प्रकार के प्रश्न हमें आ सकते हैं। और जिस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हम करते हैं, अगर हम टॉपिक वाइज प्रश्न हम साथ ही साथ कर लें तो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप जो है हमें इन नंबरों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब हम जो है अपना शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमारे हिंदी मास्टर कैडर से संबंधित 2020 का पेपर है हमारे पास और हमारा पार्ट सी है और 101 नंबर से हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं और आपके पास, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे पास जो है 4 विकल्प होते हैं, उनको हम देखते हैं, फिर हमारा जो सही उत्तर होता है उसको हम चुनते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज का पार्ट सी का, कीबोर्ड की हिंदी क्या है। कि हम बोलते हैं ना कीबोर्ड, इंग्लिश का जो शब्द है कीबोर्ड, है ना, तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाता है। ए चाबी बोर्ड, बी कुंजी पटल, सी चाबी स्थान, या डी कुंजी बोर्ड। तो कीबोर्ड को शुद्ध हिंदी में कहा जाता है कुंजी पटल। हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कुंजी पटल। तो कुंजी पटल जो है कीबोर्ड का हिंदी शुद्ध रूप है। तो बी आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। रीति के बंधनों से रहित काव्य धारा को क्या नाम दिया गया। यानी कि रीति के जो बंधन थे उनके बिना, रहित यानी कि उनके बिना जो काव्य धारा थी उसको क्या नाम दिया गया था। तो हमारे पास उसी प्रकार से 4 विकल्प है। हमारा पहला विकल्प है ए रीति मुक्त, बी रीति सिद्ध, सी रीतिबद्ध और डी रीति रहित। तो क्या कहा जाता है उसे, जो कि रीति के बंधनों से रहित है, तो उसे बोला जाएगा रीति मुक्त। तो रीति मुक्त काव्य धारा भी जो है रीति काल में हुई। आप सभी को मालूम है कि रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है। तो रीति से बंधनों से जो रहित थी वो थी रीति मुक्त। तो रीति काल को, ठीक है, रीति काल को उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। आपका ये एक प्रश्न तो यहां से बन गया, एक प्रश्न आपका यहां से बन गया कि उत्तर मध्य काल किसे कहा जाता है। तो उत्तर मध्य काल कहा जाता है रीति काल को। तो रीति काल को उत्तर मध्य काल कहा जाता है ना। रीति काल को अलकृत काल किसने कहा, ठीक है, अलकृत काल भी कहा जाता है। और किसने कहा, तो ये कहा मिश्र बंधुओं ने। ठीक है,
ये कहा मिश्र बंधुओं ने। तो इस प्रकार से रीतिकाल को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए हैं। ठीक है, तो आगे चलते हम। अब देखो हमारे पास है रीति मुक्त काव्य धारा कहा जाता है। तो रीति मुक्त में कौन आते हैं? रीति मुक्त, तो रीति मुक्त में कौन कौन आते हैं? तो रीति मुक्त में आते हैं घनानंद, ठीक है, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और दृशदेव। दृशदेव, ठीक है। तो ये क्या है? ये रीति मुक्त कवि है। तो इसी के साथ आपको एक प्रश्न ये भी बनकर आ सकता है कि रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो कौन है प्रतिनिधि कवि? तो वो है हमारे पास घनानंद। घनानंद जी जो हैं वो रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो बहुत अल्प समय था रीति काल का। आप सभी को ये मालूम है, क्योंकि श्रृंगारिकता अधिक थी, लोगों की चेतना, जन चेतना के लिए यह काव्य नहीं था, इसलिए इसका अल्प समय था। केवल 200 वर्षों में ये जो है समाप्त हो गया, पतन हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा रीति मुक्त काव्य धारा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। पहला राजा नाटक के लेखक कौन है? तो पहला राजा नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं? ए लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी विष्णु प्रभाकर, डी उपेंद्र नाथ अशक। तो पहला राजा कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर जी हैं पहला राजा नाटक के लेखक माने जाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी। आधुनिक काल को किस काल की संख्या से विभूषित किया गया है? यानी कि आधुनिक काल को क्या कहा गया है? तो आधुनिक काल को क्या कहा गया है? ए नवजागरण काल, बी सूचना क्रांति काल, सी गद्य काल, डी काव्य कला काल। तो आधुनिक काल को किस काल की संज्ञा से विभूषित किया गया है? तो वो क्या है? गद्य काल से। तो गद्य काल कहा, तो आधुनिक काल को क्या कहा गया? गद्य काल। गद्य काल किसने कहा? तो ये गद्य काल किसने कहा था? आप सभी को मालूम है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा। तो अलग अलग नामों से पुकारा गया आधुनिक काल भी, इसे वर्तमान काल भी कहा गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गद्य काल। अमिता उपन्यास के लेखक कौन है? अमिता उपन्यास जो है उसके लेखककार या रचनाकार कौन है? ए हरिओत जी हैं, बी यशपाल है, सी जयशंकर प्रसाद, डी मनु भंडारी। तो कौन है? तो हमारे पास है यशपाल। यशपाल जो है वो अमिता उपन्यास के लेखक माने जाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। खड़ी बोली को परिष्कार तथा स्थिरता प्रदान करने वाले अग्रण्य लेखक कौन हैं? जो कि खड़ी बोली को जिन्होंने परिष्कार किया, उसे स्थिरता प्रदान की, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है जी? रामचरित उपाध्याय, बी राय देवी प्रसाद पूर्ण, सी गुप्त, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो क्या कहा जाता है जी? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है,
तो खड़ी बोली को जिन्होंने परिष्कार किया, जिनको अस्तित्व प्रदान करने वाले थे अग्रण्य लेखक, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। क्यों? क्योंकि द्विवेदी काल में गद्य और पद्य, गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। ठीक है। साथ ही साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी ने व्याकरण संबद्ध जो खड़ी बोली है उसका भी प्रयोग करना चाहा, यानी कि भाषा को अधिक से अधिक निखारने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। किन्होंने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसी कारण द्विवेदी काल में क्या था कि गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। तो हमारा जो डी आंसर है बिल्कुल राइट आंसर है कि खड़ी बोली को परिष्कार और स्थिरता प्रदान करने वाले अग्रण्य लेखक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। संज्ञा या सर्वनाम का मापतोल, मात्रा, यानी कि मापतोल बताना, उसकी मात्रा बताना, तो विशेषण को क्या कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल बताना या उसकी मात्रा को बताना विशेषण में क्या कहलाता है? ए परिमाणवाचक, बी गुणवाचक, सी संख्यावाचक, डी सर्वनामिक। तो क्या कहा जाता है जी उसे? तो संज्ञा या सर्वनाम का जो मापतोल बताते हैं तो उसे कहा जाता है हमारा परिमाणवाचक। कि परिमाण बताया जा रहा है कि कितना मापतोल है, मात्रा बतानी किसी चीज की, तो वो आएगा हमारा परिमाणवाचक के अंतर्गत। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। परमात्मा यानी कि ईश्वर, वर्ण अक्षर, विष्णु के लिए अनेकार्थ शब्द कौन सा है? यानी कि जिसमें हम परमात्मा भी कहें, है ना, वर्ण भी हो, जो है विष्णु के लिए भी उसका प्रयोग होता हो, तो ऐसे अनेकार्थ यानी कि अर्थ, यानी कि शब्द एक है और उसका अर्थ अलग अलग हो, मतलब एक ही शब्द के अर्थ कई हो, तो वो कौन सा शब्द है? अक्षर, बी अपार, सी अनंत, डी अलौकिक। तो उसे क्या कहा जाता है? अक्षर। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, अक्षर। ठीक है, तो परमात्मा, वर्ण और विष्णु के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है जिसके शब्द के अर्थ बहुत हैं वो है अक्षर। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अव्यय क्या है? अव्यय क्या है? अविकारी शब्द है, बी क्रिया है, सी विकारी शब्द है, डी अर्थपूर्ण शब्द। तो क्या है अव्यय? उसे अव्यय को क्या कहा जाता है? तो अव्यय कहा जाता है अविकारी। ठीक है, जिनमें विकार पैदा ना हो। ठीक है, अविकारी, जिनमें विकार किसी प्रकार के, कोई लिंग, वचन, पुरुष, कारक, किसी के कारण भी जो है उसमें विकार उत्पन्न ना हो, अविकारी शब्द होते हैं और इसे क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। ठीक है, जिसका व्यय ना हो, अव्यय। मुट्ठी गर्म करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी कि मुट्ठी गर्म करना हम जो दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं कि भाई उसकी मुट्ठी गर्म करेगा तभी तेरा काम होगा वरना तेरा काम नहीं होगा, तो सांकेतिक भाषा होती है ना। तो मुहावरे जो हमारे दैनिक जीवन में हम कई बार जो है इनका प्रयोग में लाते हैं, है ना। तो इस प्रकार के मुहावरे हम बहुत प्रयोग में लाते हैं और हमें जब काफी आसान होते हैं क्योंकि हमें इन अपने जीवन में देखने को मिलते हैं, अपने दैनिक जीवन में हमें देखने को मिलते हैं, हम इनको प्रयोग में लाते हैं। तो देखते हैं इसका अर्थ क्या है। तो बहुत आसान होते हैं। ए सिकाई करना यानी कि मुट्ठी गर्म करना, सेकना यानी कि सिकाई करना। बी गुस्से में आना, सी तैयारी करना, डी घूस देना। तो क्या होता है? घूस देना। किसी को रिश्वत देना तो क्या कहलाता है? मुट्ठी गर्म करना। क्योंकि आजकल जो है आम बात हो गई है, हर व्यक्ति ये बोल देता है कि जब तक मुट्ठी गर्म नहीं करेंगे सरकारी बाबू आपका काम नहीं करेगा, यानी कि रिश्वत चलती है। तो मुट्ठी गर्म करना यानी कि किसी को घूस देना या रिश्वत देना। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, घूस देना। दुविधा में दोनों गए डैश, मिली ना राम।
लोकोक्ति के रिक्त स्थान में, यानी कि रिक्त क्या होता है, खालिस्तान, खालिस्तान में क्या आएगा, ठीक है। तो ए राधा आएगा, दुविधा में दोनों गए, राधा मिली ना राम, ठीक है। बी भक्ति या भक्ति आएगा, सी माया या डी छाया। तो क्या आएगा, आप सभी को मालूम है, हमने बहुत बार इसका प्रयोग में लाया है लोकोक्ति का, कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, यानी कि ना तो माया मिली ना हमारे राम जो है वो आए, है ना। तो दुविधा में यानी कि संकट में दोनों ही गए। दुविधा क्या होती है, संकट, यानी कि किसी के संकट में पड़ जाना, दुविधा हो जाना, तो उसमें क्या होता है, माया भी चली जाती है, ना ही हमारे राम काम आता है ना। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो हमारा क्या आंसर सही होगा, सी आंसर सही होगा। माया हमारे सी आंसर में है, तो सी आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। कंट्रोल पैनल की हिंदी क्या है, कंट्रोल पैनल, तो कंट्रोल पैनल जो है उसकी हिंदी क्या है। ए नियंत्रण रेखा, बी नियंत्रण समूह, सी नियंत्रण पट्टिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो कंट्रोल पैनल की हिंदी क्या मानी गई है, नियंत्रण पट्टिका। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। कंट्रोल पैनल यानी कि नियंत्रण पट्टिका, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। भिक्षुक कविता की किस कार्य की है, सॉरी, भिक्षुक कविता किस कार्य की है। तो भिक्षुक कवि, यहां पर कार्य नहीं है, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, किस कवि की है। तो किस कवि की है, ए निराला, बी नागार्जुन, सी रघुवीर साय, डी मुक्तिबोध। तो भिक्षुक कविता किसके द्वारा रचित है, तो भिक्षुक कविता जो है निराला के द्वारा रचित मानी जाती है। तो निराला जो है वो एक छायावादी कवि है, निराला क्या है, छायावादी कवि है। साथ ही साथ निराला ने जो है रबड़ छंद, केचुआ छंद चलाया, रबड़ छंद, इनके छंदों को रबड़ छंद या केचुआ छंद कहा जाता है। निराला ने अपनी पुत्री के लिए, जिनकी 18 वर्षीय पुत्री थी सरोज, उनकी स्मृति में इन्होंने सरोज स्मृति लिखी, यानी कि उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो उन्होंने सरोज स्मृति लिखी, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है ए ऑप्शन। यात्रा वृत्तांत के लिए प्रचलित अन्य शब्द कौन सा है, यात्रा वृत्तांत, ठीक है। ए रिपोर्टाज कहा जाता है यात्रा वृत्तांत को, बी यायावरी, सी यात्रानुभव यानी कि यात्रा का अनुभव होना, डी इनमें से कोई नहीं। तो यात्रा वृत्तांत किसे कहा जाता है, यायावरी को। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। यात्रा वृत्तांत के लिए परिचित अन्य शब्द जो है वो है यायावरी। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। मधुशाला किस कवि की रचना है, तो मधुशाला जो है वो किस कवि की रचना मानी गई है। तो ए गोपाल सिंह नेपाली जी की है, बी हरिकृष्ण प्रेमी, सी भगवती चरण वर्मा, डी हरिवंश राय बच्चन। आप सभी को ये मालूम है कि मैंने हमारा जब 16 का पेपर है उसमें भी हमें देखने को मिले हैं ये हरिवंश राय बच्चन जी, और मैंने बड़ा ही विस्तार से इनके बारे में आपको बताया है। तो यहां भी बतला देते हैं हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं, हरिवंश राय बच्चन, तो हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, ठीक है, बुद्ध और नाचगर, आरती और अंगारे, आदि इन्होंने बहुत सी रचनाएं की हैं, और ये हालावाद के प्रवर्तक भी हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि हालावाद के प्रवर्तक कौन है, तो हालावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं
हरिवंश राय बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी महान अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता हैं। ठीक है, इसी के साथ हरिवंश राय बच्चन जी जो है, इनका जो है रोमानी, जो कहते हैं हम, काव्य बहुत अधिक लिखा हुआ है, रोमानी प्रवृत्ति का काव्य है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है, हरिवंश राय बच्चन। प्रेमचंद हिंदी में लिखने से पहले किस भाषा में साहित्य सर्जन करते थे? तो प्रेमचंद जो है वो हिंदी में लिखने से पहले कौन सी भाषा में लिखते थे? ए रेखता, बी अवधी, सी उर्दू, डी ब्रज। तो कौन सी भाषा में ये पहले लिखते थे? तो हमारे पास है कि पहले ये लिखते थे उर्दू भाषा में, यानी कि हिंदी में लिखने से पहले ये उर्दू भाषा में लिखते थे, और उर्दू भाषा में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। ठीक है, नवाब राय के नाम से लिखते थे। और इसी के साथ जो है इनका वास्तविक जो नाम है वो है इनका धनपत राय। वो है इनका धनपत राय। जन्म इनका 1880 में हुआ, लम्ही में। ठीक है, और इसी के साथ जो है इन्होंने 300 के करीब कहानियां लिखी हैं। सोजे वतन जो है इनका, वो अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। 1918 में अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया। फिर ये जो है प्रेमचंद के नाम से लिखने लग गए। बाद में ये प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लग गए। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेमचंद। बहुत कुछ है प्रेमचंद जी के बारे में, इन्होंने उपन्यास लिखे हैं बहुत बढ़िया। ठीक है, इनके उपन्यास हैं, काफी प्रसिद्ध उपन्यास हैं इनके। इनमें से एक उपन्यास आता है इनका गोदान, जो कि कृषक वर्ग का महाकाव्य माना जाता है, जिसमें कि इन्होंने एक, कह लीजिए कि गरीब किसान की जो है दुविधा जो है उसको रेखांकित किया है। साथ ही साथ किस प्रकार से जो जमींदार होते हैं, वो जो पूंजी वर्ग होता है, वो किस प्रकार से अत्याचार करता है कृषक वर्ग पर, गरीबों से, और जो धर्म के ठेकेदार हैं वो भी उनको नहीं छोड़ते हैं। तो बहुत कुछ इनके इस गोदान उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। कहा जाता है कि बहुत फेमस हुआ था, बहुत ही अधिक प्रसिद्ध था, यानी कि महाकाव्य भी कह दिया गया है इसे, किसान वर्ग का, कृषक वर्ग का। ठीक है, तो बहुत कुछ है प्रेमचंद जी के बारे में। तो अभी के लिए इतना जो है काफी है कि ये उर्दू में लिखते थे पहले, हिंदी में लिखने से। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जिस रचना में लेखक के अपने जीवन से संबंध वर्ण हो, क्या कहलाता है? जिस रचना में लेखक के अपने जीवन संबंध हो वो क्या कहलाएगा? तो ए जीवनी, बी रेखा चित्र, सी आत्मकथा, डी कहानी। तो क्या होगा? आत्मकथा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने पूछा है कि जिस रचना में लेखक के अपने जीवन से, तो हम अपने आप में जब अपने बारे में जब लिखते हैं तो आत्म कथा, यानी अपनी कहानी। तो बिल्कुल राइट आंसर है सी। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन हैं? परीक्षा गुरु, तो ए लाला श्री निवास दास, बी श्रद्धाराम फिलोरी, सी देवकी नंदन खत्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षा गुरु जो है वो श्री लाला श्री निवास दास जी की रचना है। लाला श्री निवास दास जी ने ये लिखी है ना। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, लाला श्री निवास दास। निम्नलिखित में से निराला की लंबी कविता कौन सी? अब हमने देखना है कि इनमें से लंबी कविता किसे कहा गया है, कौन सी निराला जी की लंबी कविता है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। ए जूही की कली, बी वह तोड़ती पत्थर, सी सच है, या डी राम की शक्ति पूजा। तो निराला की जो लंबी कविता के नाम से जानी जाती है वो है राम की शक्ति पूजा। तो राम की शक्ति पूजा जो है
वो इनकी एक लंबी कविता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। प्रगतिवाद किस विचारधारा से प्रभावित हुआ? तो प्रगतिवाद जो है किस विचारधारा को लेकर चलता था और अधिक प्रभावित था? तो ए अस्तित्ववादी, बी रूपवादी, सी नकेनवादी, डी मार्क्सवादी। तो क्या थे वे? मार्क्सवादी। तो मार्क्सवादी जो है प्रगतिवाद से संबंधित है। विचारधारा जो हमें मार्क्सवाद की है वो प्रगतिवाद में देखने को मिलती है। और प्रगतिवादी कवियों ने जो है समाज की भलाई के लिए, समाज की उत्थान के लिए जो है लेखनी चलाई है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है? तो इतिवृत्तात्मकता जो है ए द्विवेदी युग की है, बी छायावादी युग की है, सी छायावादोत्तर युग की है, डी भारतेंदु युग की है। तो इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है? तो वो मानी जाती है हमारे पास द्विवेदी युग की। तो द्विवेदी युग जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा हुआ है, आप सभी को मालूम है। साथ ही साथ इसमें अन्य विशेषता इतिवृत्तात्मकता के साथ साथ नारी की गरिमा, सामाजिकता की भावना, ठीक है, और नारी गरिमा सामाजिकता की भावना, साथ ही साथ जो है भाषा का शुद्ध रूप, राष्ट्रीयता, बहुत सी अन्य हमें विशेषताओं देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने बोला कि भाषा का शुद्ध रूप, तो यहां आकर भाषा का जो रूप है वो कहीं ना कहीं सुधर गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है व्याकरण सम्मत जो खड़ी बोली है उस पर प्रयोग करने लगे थे। खड़ी बोली का उपयोग जो है गद्य पद्य दोनों में किया जाने लगा था। तो भाषा को कहीं ना कहीं यहां पर जो है अधिक महत्व दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के काल द्विवेदी युग में। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। मैं कहता हूं आखन देखी, तू कहता है कागत लेखी, किस भक्ति काल कवि की पंक्तियां मानी जाती है? तो ए रविदास, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी कबीरदास। तो मैं कहता हूं आखन देखी, तू कहता है कागत लेखी कबीरदास जी की पंक्तियां हैं और बहुत अधिक प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। तो कबीरदास जी जो हैं वो 1398 में उनका जन्म हुआ। साथ ही साथ उन्होंने जाति प्रथा, आडंबरों, खोखले रीति रिवाजों का सभी का इन्होंने जो है पुरजोर विरोध किया है। समाज को फटकार लगाई है। समाज में रहने वाले लोग जैसे कि हिंदू हैं, मुसलमान हैं, है ना, धर्म की उन्होंने अवहेलना की है कि किसी प्रकार से हमें जो है धर्म जो है जो आडंबर है उनमें नहीं पड़ना चाहिए और निश्चय भाव से लोगों की सेवा करनी चाहिए, यानी कि अर्थात को हमें अपनाना चाहिए। कबीर जी ने, है ना, तो इस प्रकार के थे कबीर जी। कबीर जी की जो है साखी, सबद और रमैणी, ठीक है, इनकी 3 रचनाएं हैं जिनमें जो है बीजक नाम से संकलित है। ये बीजक नाम संकलित है, भाई धर्मदास ने जो है इसका संकलन किया था। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ इनकी आपको एक और मेरे को विशेषता इनकी अब याद आ रही है कि इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा और संदूकड़ी भाषा ये जो है ये आचार्य शुक्ल ने कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी, ये पंक्तियां किसकी है? अब ये बहुत अधिक प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अलग अलग हिंदी साहित्य के जो एग्जाम हैं, जो परीक्षाएं हैं, उनमें बहुत बार पूछी गई है। ये पंक्ति आपको आ जाती है और पूछ लिया जाता है कि यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है या किसकी है। तो ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी दिनकर, डी माखन लाल चतुर्वेदी। तो खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी, तो ये जो पंक्तियां हैं ये है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान की।
तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित मानी गई है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। रोवू सब मिली आवू भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी ना जाई, ये किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी भारतेंदु, सी हरिओद, डी दिनकर। तो किसकी पंक्तियां हैं ये भारतेंदु जी की है। भारतेंदु का जन्म जो है वो हाँ 1850 को हुआ, 1885 में मृत्यु हुई इनकी। मात्र 35 वर्ष जीवित रहे। और भारतेंदु युग जो है, अगर युग पूछ लिया जाए तो युग जो है वो 1850 से 1900 तक है। ठीक है, इसी के साथ भारतेंदु जी की ये पंक्तियां मानी गई है। तो भारतेंदु जी के कह लीजिए युग के बारे में बहुत सी विशेषताएं हैं। साथ ही साथ भारतेंदु जी ने भी अपने बहुत सी जो है काव्य लिखे, उपन्यास लिखे। तो अब तक के लिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। छायावाद के 4 स्तंभ किन कवियों को माना जाता है? ए निराला, महादेवी, दिनकर, पंत। पंत, महादेवी, प्रसाद, निराला। सी प्रसाद, गुप्त, पंत, माखनलाल। डी महादेवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, तारे पांडे, शिवानी। तो कौन है हमारे पास? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 4 आधार स्तंभ है, पंत सुमित्रानंदन पंत, महादेवी महादेवी वर्मा, प्रसाद जयशंकर प्रसाद, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ साथियों आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं बड़े आसानी के साथ। आपने बहुत ही आसान सा काम करना है। आपने सबसे पहले अपना नाम टाइप करना है, नेम यानी कि पेपर, यानी कि जिस पेपर की आप कोचिंग लेना चाहते हैं ऑनलाइन घर बैठे ही। तो उस पेपर जैसे कि मास्टर कैडर हिंदी की अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप मास्टर कैडर हिंदी टाइप कर जो है हमें मैसेज कर सकते हैं। सिटी यानी कि अपने शहर का नाम टाइप कीजिए। अगर आप किसी गांव से संबंधित है तो अपने गांव का नाम टाइप कीजिए। फिर आपने जेंडर को टाइप करना है, मेल या फीमेल, ये सब आपने टाइप कर स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं इन नंबरों के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमें जो है आप संपर्क करने के साथ ही आप जो है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अन्य किसी जानकारी के लिए भी आप इन नंबरों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथियों मास्टर कैडर इंग्लिश, पंजाबी मास्टर कैडर, हिस्ट्री लेक्चरर कैडर, एसएसटी मास्टर कैडर, पॉलिटी लेक्चरर कैडर, आर्ट एंड क्राफ्ट, पीटीआई हिंदी मास्टर कैडर के लिए भी आप जो है हमें संपर्क कर सकते हैं नंबरों के माध्यम से। ठीक है, साथ ही साथ आपके लिए ऑनलाइन क्लासें आपके लिए रहेंगी, लाइव क्लासें आपको मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासें, टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी जो है बहुत बखूबी रूप में हो सके। क्योंकि जब हम आपको टॉपिक वाइज थ्योरी करवा रहे हैं साथ ही साथ आपको एमसीक्यू हो जाता है तो क्या होता है आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है, आपको विषय के बारे में अच्छा अनुभव और अच्छा ज्ञान आपको हासिल हो जाता है। इसी के साथ साथियों आप जो है पीएस टेट 1 सेकंड यानी कि ईटीटी सेकंड पेपर के लिए एनटीटी मास्टर कैडर, ठीक है, और पीटीआई पी ट्रिपल एस बी पीसीपीएल गवर्नमेंट जॉब बैंकिंग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी ऑनलाइन कोचिंग जो है हमसे बखूबी रूप में ले सकते हैं और आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। ठीक है, साथ ही साथ किसी भी जानकारी के लिए आप जो हमें इन नंबरों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन निम्नलिखित में से किसके प्रवर्तक कवि हैं? तो मैंने आपको अभी कुछ समय पहले हरिवंश राय बच्चन के बारे में कुछ फैक्ट बताए थे, कुछ तथ्य बताए थे। उन्हीं में से आपको देखो एक क्वेश्चन देखने को यहां मिल चुका है, जैसे कि राष्ट्रवाद, बी सुरावाद, सी हालावाद, डी प्रेमानुराग कविता। तो हरिवंश राय बच्चन निम्नलिखित में किसके प्रवर्तक कवि है? आप सभी को मैंने अभी कुछ समय पहले ही बताया है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, हालावाद। हालावाद जो है हरिवंश राय बच्चन जी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को निम्नलिखित में से कैसा कवि स्वीकार किया जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं उन्हें किस प्रकार का कवि जो है स्वीकार किया गया है? ए राष्ट्रीय चेतना का कवि, बी प्राकृति का सुकुमार कवि, सी नूतन भाव भंगिमा का कवि, डी वक्रता पूर्ण कथन का कवि। तो क्या कहकर इन्हें पुकारा गया है? तो हाँ बिल्कुल सही आंसर है बी ऑप्शन, प्राकृति का सुकुमार कवि। तो इन्हें प्राकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है।
मानस के बाद श्रेष्ठ राम काव्य ग्रंथ कौन सा है? यानी कि मानस कौन सा है? ये रामचरितमानस। तो रामचरितमानस के बाद श्रेष्ठ, अगर उसके बाद हम किसी का नाम ले सकते हैं तो किसका ले सकते हैं? किस राम काव्य का ग्रंथ का हम नाम ले सकते हैं? ए प्रिय प्रवास, बी कामायनी, सी जयद्रथ, डी साकेत। तो हम जो है मानस के बाद श्रेष्ठ राम काव्य जिसे कह सकते हैं वो है हमारे पास साकेत। साकेत जो है 12 सर्गों में है। ठीक है, 12 सर्गों में है साकेत। और साकेत जो है साकेत जो शब्द है वो अयोध्या नगरी के नाम पर है, स्थान के नाम पर आप कह सकते हैं। ठीक है, साकेत में क्या है? उर्मिला का वीर्य वर्णन, साकेत में क्या है? उर्मिला का विरह वर्णन। और विरह वर्णन हमें किसे में मिलेगा? हमें मिलेगा 9वें सर्ग में। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 20वीं शती के किस दशक से छायावाद का आरंभ माना जाता है? यानी कि जो 20वीं शती का कौन सा वो जो दशक है जहां से छायावाद का आरंभ या शुभारंभ, प्रारंभ या शुरुआत हम कह सकते हैं? ए तीसरे, बी पहले, सी दूसरे, डी चौथे। तो कहां से माना जाता है? आपका सही आंसर है दूसरे। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक से छायावाद का आरंभ माना जाता है। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना जाता है? तो हिंदी का जो सर्वश्रेष्ठ निबंधकार है वह कौन है? ए आचार्य शुक्ल, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी विद्यानिवास मिश्र, डी शिव पूजन साय। तो प्रताप नारायण मिश्र जी जो हैं वो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। सॉरी, मिस्टेक है छोटी सी, यहां पर गलती हो गई, ए ऑप्शन आएगा। आचार्य शुक्ल जी, आचार्य शुक्ल जी माने जाते हैं। वो गलती से साथियों लग गया था। ठीक है, थोड़ा सा जल्दबाजी में। अब देखते हैं अगला, ममता कहानी के लेखक हैं। ममता कहानी देखो के लेखक कौन माने जाते हैं? ए प्रेमचंद, बी प्रसाद, डी मालती जोशी, डी अशक। तो ममता कहानी के जो लेखककार हैं वो कौन है? प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। लेकिन आपको यह भी बतला दे हम कि ममता कहानी जो है वो प्रेमचंद की भी है। ठीक है, और ममता कहानी जो है वो जयशंकर प्रसाद की भी है। दोनों ने ममता कहानी लिखी है। ठीक है, लेकिन हमारा क्या था कि मास्टर कैडर 2020 का जो हमारा एग्जाम है उसमें जो है बी आंसर दिया गया है। लेकिन प्रेमचंद की कहानी भी है, मैंने ये पढ़ा हुआ है कि ममता कहानी प्रेमचंद की भी है लेकिन प्रसाद की भी है। तो हमारा अभी के लिए बी आंसर सही है, लेकिन प्रेमचंद की कहानी भी है ये। कौन सी संस्मरण रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? कौन सी रचना जो है वो संस्मरण जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी का नहीं माना जाता है? ए माटी की मूर्तें, बी जंजीरें और दीवार, सी गेहूं और गुलाब, डी अमिट रेखाएं। तो कौन सा है जो कि संस्मरण राम वृक्ष बेनीपुरी का नहीं है? तो अमिट रेखाएं जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी का नहीं है। इति का विपरीत क्या है? यानी कि इति का उलट शब्द क्या माना जाता है? तो सी ए मति, बी इत्यादि, सी अथ, डी अनंत। तो क्या है अनंत? तो क्या है अथ, इति का अथ। अनिवार्य का विपरीत आग शब्द क्या है? यानी कि उलट शब्द क्या है? अनिवार्य ए ऑप्शन अपेक्षित, बी अंतिम, सी ऐच्छिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा माना जाता है साथियों आपके पास? ऐच्छिक। ठीक है, यानी कि इच्छा के अनुसार। ठीक है, और यहां है अनिवार्य कि आपने कोई भी कार्य करना ही करना है, अनिवार्य है, जरूरी है। कफन कहानी कैसी है? तो कफन कहानी किस प्रकार की कहानी मानी गई है? ए यथार्थवादी है, बी आदर्शवादी है, सी सरल है, डी आंचलिक है। तो कौन सी है? यथार्थवादी, यानी कि
सच्ची कहानी है, सच पर आधारित है, यथार्थवादी कहानी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं किसका प्रसिद्ध निबंध है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्ण दास, ठीक है, सी बाल कृष्ण भट्ट, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिस प्रकार से हमारे पाप बढ़ते जाते हैं बाद में उनको जो है अंत होता है ना, उसी प्रकार हमें बार बार हमारे जो है नाखून बढ़ते जाते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कितनी धाराएं हैं? सगुण काव्य धारा जो है उसके अंतर्गत कितनी जो है धाराएं मानी गई हैं? ए 3, बी 2, सी 4 और डी आपके पास है 1। ठीक है, तो सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कौन सी धाराएं हैं, कितनी धाराएं हैं? तो ये धाराएं कितनी है? बी, ठीक है, 2 हैं, 2 धाराएं हैं हमारे पास सगुण काव्य धारा में। ठीक है, कौन कौन सी है? राम काव्य और कृष्ण काव्य। ठीक है, कबीर किस धारा के कवि हैं? जो कबीर हैं वो किस धारा के कवि माने जाते हैं? तो कबीर जो है ए सनकादि, बी द्वैतवादी, सी प्रेमाश्री, डी ज्ञानाश्री। तो कबीर जी जो है संत कवि हैं, ज्ञानाश्री धारा के कवि हैं। बीजक किसके काव्य का संग्रह है? तो बीजक किसके काव्य का संग्रह? ए सूरदास, बी रविदास, सी कबीर, डी पीपा। तो किसके हैं? कबीरदास जी। कबीरदास जी के जो है बीजक काव्य संग्रह है, और ये काव्य संग्रह जो है धर्मदास के द्वारा रचित है, धर्मदास के द्वारा रचित माना जाता है। गोद में बैठकर डैश में उंगली लकोक्ति में खालिस्तान में क्या आएगा? तो आपने यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, खालिस्तान नहीं है, तो यहां पर आएगा ए आंख, बी नाक, सी मुंह, डी कान। तो क्या आएगा? आंख। ठीक है, तो आपके पास आंसर जो सही होगा वो ए होगा। खंड काव्य के संदर्भ में निबंध में से कौन सा तथ्य ठीक नहीं है? तो कौन सा तथ्य जो है वो ठीक नहीं है? तो खंड काव्य भी प्रबंध काव्य होता है, कथा इति से ली हुई अथवा कल्पना स्पृष्ट होती है। सी खंड काव्य महाकाव्य के अपेक्षा तत्वों की संख्या कम होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जहां एक ही शब्द की एकाधिक यानी कि एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में चमत्कार पूर्ण आवृत्ति हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? ए उत्प्रेक्षा, बी यमक, सी श्लेष, डी अनुप्रास। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यमक। रिपोर्ताज मूलतः किस भाषा के आधार पर लिया गया शब्द है? ए जर्मनी, बी अंग्रेजी, सी चीनी और डी फ्रांसीसी। तो क्या है ये? तो ये हमारे पास डी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्ताज। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की हिंदी क्या है? निरंतर उपयोग स्मृति, आकस्मिक उपयोग स्मृति, सी अनुपयोगी स्मृति, डी इनमें से कोई नहीं। तो रैंडम को क्या कहा जाता है, सॉरी रैम को क्या कहा जाता है? तो रैम को कहा जाता है आकस्मिक उपयोग स्मृति। काव्य रूप की दृष्टि से रामचरितमानस क्या है? ए खंड काव्य है, बी मिश्रित काव्य है, सी गीति काव्य है, या डी महाकाव्य है। तो क्या माना जाता है? डी महाकाव्य, क्योंकि महाकाव्य के गुण जो है इसमें परिपूर्ण रूप में जो है मौजूद है। फणीश्वरनाथ नाथ रेणु किस प्रकार के उपन्यास लेखन के लिए प्रसिद्ध है? ए नगरीय बौद्ध के लिए, बी आंचलिक के लिए, सी मनोवैज्ञानिक के लिए, डी मिथ्य के लिए। तो फणीश्वरनाथ रेणु जी जो है वो आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनका है मैला आंचल, परिप्रति कथा। अगे की किस काव्य धारा के प्रवर्तक हैं? अगे जी। तो अगे जी जो हैं वो ए नई कविता के हैं, बी प्रयोगवादी है, सी प्रगतिवादी है, डी प्रेम और मस्ती काव्य धारा के हैं। तो हमारे पास बी ऑप्शन है। ठीक है, तो वो है प्रयोगवादी। ठीक है, मेमोरी यूनिट की हिंदी क्या है? तो मेमोरी यूनिट किसे कहा जाता है? स्मृति इकाई, बी स्मृति स्थल, स्मृति एकक, डी स्मरण यूनिट। तो मेमोरी यूनिट जो है किसे कहा जाता है? तो मेमोरी यूनिट कहा जाता है
स्मृति इकाई को। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गौड़ीय संप्रदाय, तो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? निमाकाचार्य, विठलनाथ, रामानुचार्य, चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के पुस्तक के लेखक कौन माने गए हैं? ए गणपति चंद्र गुप्त, बी नगेंद्र, सी मिश्र बंधु, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ साथियों आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, साथ साथ आप फेसबुक पेज पर भी हमें हमारी इस लेक्चर को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्र गणों के साथ इस लेक्चर को जो है शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो ये साथियों हमारा था 2020 से संबंधित पेपर, हमारा पार्ट सी। हमने बहुत ही ज्यादा जो है अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। इस प्रकार के प्रश्न हमें आगे भी देखने को मिल सकते हैं, तो कृपया आप इसे बड़े ही ध्यान से लेक्चर को देखिएगा और इस पर मंथन कीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे इजाजत चाहता हूं, और मिलते हैं हम अगले कुछ नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।